हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। चलिए हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं सीए साहब कहलवाने की। और आज मैं आपके साथ जो सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा प्यारा सब्जेक्ट अकाउंट्स। उसका नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत आसान आसान चैप्टर दिए हुए हैं सीआई ने हमें। और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं और स्टडी मैट भी बहुत प्यारा दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने हमें हमें कोई फर्दर बुक रेफ़र करने की ज़रूरत एज सच है नहीं। और हम अपने जो स्टडी करेंगे वो करेंगे स्टडी मैट से, प्लस हम करेंगे पास्ट ईयर के सभी पेपर्स, प्लस आरटीपीज़ और प्लस एमटीपीज़ जो कि होते हैं आपके मॉक टेस्ट पेपर्स। इतना सब करने के बाद बच्चों गुंजाइश बचती नहीं कि कुछ फर्दर हमें करना पड़े, बट फिर भी कुछ जो एक्स्ट्रा हमारे पास मटेरियल होगा, जो हमारे पास एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस जरूर करूँगा। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि मैं आपको स्टडी मटेरियल कवर करवाऊंगा, देन मैं पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं साथ साथ वो भी करवाता हुआ चलूँगा। उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे, हम रिवीजन कैसे करेंगे बच्चों, 3-4 चैप्टर करने के बाद एक बार फिर से पहले वाले चैप्टर की रिवीजन करेंगे विद इन वन क्लास। और उस एक क्लास में मैं क्या करूँगा बच्चों की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में नहीं है वो मैं अपने सोर्सेज से लेके आऊँगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, आप लोगों को उसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे सो दैट कि आप भी उनके साथ अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कर सके। सो फ्रेंड्स, मैं ये जो चैप्टर हैं ये एक मतलब जो जैसे आपकी बुक में दिए हुए हैं मैं वैसे उस सीरियल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि वो बड़ा बोरियत हो जाएगी, क्योंकि शुरू में आपकी बुक में दी हुई है थ्योरी। सो मैं थ्योरी पहले आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता, अदरवाइज बोरियत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अकाउंटिंग पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो हम क्या करेंगे कि पहले 1-2 चैप्टर प्रैक्टिकल करेंगे, देन बीच में हम इन बिटवीन कोई एक थ्योरेटिकल चैप्टर कर लेंगे, फिर हम 1-2 प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम 1-2 थ्योरेटिकल कर लेंगे। आई होप कि आप सभी बच्चे +1 +2 तो पास करके आए हैं, या फिर आप +2 का आपका रिजल्ट अवेटेड है। सो आप लोगों को इस चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, ये सब तो आप लोगों को सीख के आए ही हो। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने कल अपनी लॉ की क्लास में किया था, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सिलेबस, क्योंकि हमें पता होना चाहिए बच्चों कि हमें कहाँ से चलना है और कहाँ तक जाना है, सो दैट कि हम अपनी जर्नी स्मूथली कंप्लीट कर सकें। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस सब्जेक्ट का नाम है बच्चों प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका इसके अंदर जो मैंने सिलेबस यहाँ पे देख इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से उठाया है, ये आपका सिलेबस ओनली। हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहले बात कि आपका ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का रहेगा, पूरे 100 मार्क्स है इसके अंदर, ये किसी से शेयर नहीं कर रहा। और अकाउंटिंग बच्चों कभी भी अपने मार्क्स किसी से शेयर नहीं करेगा, ये एक इंडिपेंडेंट पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। सो सबसे पहले इन्होंने खुद नहीं बोल दिया कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस, टर्मिनोलॉजी क्या है हमारी। सो ये आई थिंक आप लोगों के साथ मैं बाद में डिस्कस करूँ तो अच्छा है, क्योंकि मैं अब बताऊंगा कि डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, आप मेरी क्लास उसी टाइम बंद करके भाग जाओगे कि अरे अरे ये तो हमें सब पता है, हमें बिल्कुल बच्चा समझाए क्या। सो मैं एक बार इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। उसके बाद आती है बच्चों अकाउंटिंग प्रोसेस की, बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें बच्चों जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर है आपका, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, मैं इसकी मतलब अलग से कवरेज आपको दूंगा। उसके बाद बच्चों आती है अपनी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। मैंने कुछ आप ही फ्रेंड लोगों से डिस्कस किया था कि मेरे को सबसे पहले कौन सा चैप्टर टेकअप करना चाहिए, तो मुझे कई सजेशंस आए थे कि ये चैप्टर आप इस चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत आ रही है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। आई थिंक +2 से अबव जो बच्चे हैं उन्हें इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनका एक अच्छा बेस बन जाता है। लेकिन जो अप टू +2 है मे भी उन्हें हो सकता है हल्का फुल्का कहीं ना कहीं दिक्कत आए। सो आज मैं यही चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद आता है बच्चों इन्वेंट्री। ये भी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट आपका चैप्टर है, बहुत आसान है बच्चों, उसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट होते नहीं है। कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बच्चों, ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस मतलब इंपॉर्टेंट की रेज टू द पावर 1 लाख है ये चैप्टर आपके तब तक चलेगा जब तक आप सीए बन नहीं जाओगे, और जब आप सीए बन जाओगे तो डे टू डे लाइफ में आप क्लाइंट्स के साथ इस तरह की चीज़ें डील करोगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच का चैप्टर है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी ऐसा ही आपका चैप्टर है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है।
ये डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर है ये भी आपका 100% प्रैक्टिकल अप्रोच वाला चैप्टर है। ये आपको बहुत मतलब अच्छे से सीखना है, इसमें कुछ क्रैमिंग वगैरह नहीं करनी बिल्कुल भी आपको। उसके बाद आती है बच्चों कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे आपका सेल ऑफ गुड्स है, रिटर्न बेसिस पे है, ये आपके पीसीसी में भी जो आपका इंटर है उसमें भी आता है ये चैप्टर अकाउंट में, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। इनफैक्ट आपके कई सारे चैप्टर पीसीसी में भी हैं, क्योंकि पीसीसी में क्या है कि 100 मार्क्स के आपके 2 पेपर्स होते हैं, ग्रुप 1 में एंड ग्रुप 2 में। सो उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम कि कुछ जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह पीसीसी में कवर है सीए इंटर में, कुछ ये चैप्टर्स भी जो हम अपने फाउंडेशन में डील करेंगे, ये चैप्टर भी आपकी एज इट इज़ इंटर में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आती है बच्चों कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का भी बड़ा प्यारा सा एक चैप्टर आपको दिया हुआ है, एवरेज ड्यू डेट है, अकाउंट करंट, ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद आता है बच्चों फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपको आई थिंक +2 में देखने को मिला होगा, +2 या +1 में, +1 में देखने को मिला हो। +2 में तो पार्टनरशिप एंड कंपनी है, एंड एक आपका शायद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर रहता है। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर आई थिंक +1 के बच्चों के लिए सिरदर्दी यही होता है कि उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं करती। यार बैलेंस शीट मैच करेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपका जैसे ये होगा ना 7th चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, मैं इसको 1-2 चैप्टर के बाद इसको ही करवाऊँगा। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपकी बैलेंस शीट ना मिले तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यार, अगर आपकी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी तो। कुछ भी नहीं होता यार, हमारी गलती होती है छोटी मोटी, जो हम मतलब नहीं देख पाते उनको, या फिर साथ ही साथ नहीं टैकल कर पाते और हमारी बैलेंस शीट मिसमैच हो जाती है। हम करेंगे ये चैप्टर, और ये चैप्टर करने के बाद 100% बी 100% श्योर दैट योर बैलेंस शीट विल डेफिनेटली मैच। उसके बाद आती है बच्चों पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ये भी आपने +2 में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन +2 में जितना कवर होता है हमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना है बच्चों, क्योंकि देखिए हम ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, और नो डाउट प्रोफेशनल कोर्सेज में कुछ बातें एक्स्ट्रा होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके +2 का नॉलेज काम बहुत आएगा, लेकिन ये इससे काफ़ी एडवांस रहेगा हमारा। उसमें हमारे पार्टनरशिप में हम कवर करेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, पार्टनरशिप की क्या क्या एंट्रीज वगैरह होती है, एडमिशन के टाइम क्या होगा, रिटायरमेंट के क्या टाइम क्या होगा, डेथ के टाइम क्या होगा, और जो एलएलपी का कंसेप्ट है वो भी हम डील करेंगे इसमें। एलएलपी का आपका कंसेप्ट लॉ में भी दिया हुआ है, और यहाँ हम उसके सीखेंगे अकाउंटिंग, और एलएलपी पार्टनरशिप से किस तरह से डिफरेंट है वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये चैप्टर आता है फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, इसमें से भी आपको 6 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को आसानी से मिल जाएगा अपने एग्जाम्स में। सो इस चैप्टर को भी हम करेंगे। ये भी आपके +2 का ही चैप्टर है, लेकिन +2 के चैप्टर में बहुत कम दिया होता है बच्चों, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मतलब पॉइंट्स लगभग सेम रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल होगा आप देखेंगे +2 के में आपने जो किया और यहाँ पे जो आप जो करेंगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। उसके बाद आता है जी इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। सो कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर का चैप्टर है, यहाँ पर इशू ऑफ डिबेंचर्स का आपको मिल जाएगा, और शेड्यूल 3 की कुछ बातें हम करेंगे इसके अंदर। ये चैप्टर आपको अच्छे से सीखना है बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका लाइफ टाइम जब तक आप मतलब ये की लाइन में रहेंगे आपको काम आएगा। बस यही था बच्चों। उसके बाद चैप्टर्स की डिटेल दी हुई है, ये आई थिंक आपको स्टडी मेट मिल गया होगा, अदरवाइज़ ये तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। यही एक सिंगल रीज़न है कि मैं आप लोगों को स्टडी मेट पहले रेफ़र करता हूँ। वैसे तो ये बहुत अच्छी बुक है आजकल। सो शुरू करते हैं। सो बच्चों हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या होती है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, हम बात करेंगे। पहले मैं आपसे जनरली बात करूं, देखो यार हमारा अकाउंट होता है बैंक में, हम एक बिज़नेस चला रहे हैं कोई भी, सपोज चाहे हमारी छोटी सी दुकान है, हमारी फैक्ट्री है, हमारी कंपनी है, वट एवर द नेचर एंड द साइज ऑफ आवर बिजनेस, हमारा बैंक में अकाउंट होता है बच्चों बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए। और करंट सिनेरियो में तो आपको मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस बैंक से ही करनी होती है, बिकॉज 10,000 से ऊपर की तो ट्रांजैक्शन आप कैश में कर भी नहीं सकते, अदरवाइज इनकम टैक्स वाले आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाते हैं, वो हम इनकम टैक्स का पार्ट है उसमें देखेंगे। सो क्या रीज़न है कि हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। देखो बच्चों टू सेट्स ऑफ बुक्स हो गए, एक हमारा खाता है बैंक में, एक हम बुक्स बना रहे हैं खुद अपने पास। तो ये बैंक रिकन्सिलेशन की बात क्यों आ जाती है, क्योंकि बैंक हमसे पूछ के एंट्री नहीं डालेगा बच्चों, और हम बैंक से पूछ के एंट्री नहीं डालेंगे।
हम अपनी बुक्स अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे, बैंक अपनी बुक्स अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करेगा। हम जब बैंक के पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमारा एक, जैसे आप लोग अकाउंट बनाते हैं ना, जैसे डेटर अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर अकाउंट बनाते हो, उसी तरह बैंक भी आपका आप लोगों का अपनी बुक्स में एक अकाउंट बनाता है और बताता है कि आप लोगों ने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द वीक, वट एवर द केस में बी। और अल्टीमेट आपका बैलेंस आपके अकाउंट में कितना बचता है, मतलब बैंक को कितना देना है और मतलब जितना बैंक से क्लेम कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बैंक के ऊपर 100% रिलाई करोगे और अपनी बुक्स में बैंक का अकाउंट ही ना बनाओ, ऐसा भी नहीं हो सकता। आप अपनी बुक्स में भी अकाउंट्स की एंट्री करते होंगे कि जैसे आपने बैंक में 1000 रुपये जमा करवाए, 10,000 रुपीज़ जमा करवाए, तो आपने दिखाया कि मैंने बैंक में रुपीज़ जमा करवाए। अपने लोगों ने प्लस में पढ़ा भी होगा कि एंट्री करते हैं बैंक में पैसे जमा करवाने की, कॉन्ट्रा एंट्री होती थी, याद आ रहा होगा आपको, क्या होती थी एंट्री बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो बैंक को हमने किया डेबिट और कैश को किया क्रेडिट, की कैश हमारे पास से चला गया। सो इस तरह से अगर हम बैंक से पैसा निकलवाते हैं तो भी हम कॉन्ट्रा एंट्री डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरह से हम अपनी एंट्री डालते हैं। हम किसी को चेक इशू करते हैं, किसी से हमें चेक मिलता है, कोई हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाता है, हम किसी को नेफ्ट करवाते हैं, आरटीजीएस करवाते हैं, तो ये ट्रांजेक्शन चलती रहती है। बैंक अपने चार्जेस लेता है, हमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है। सो ये चीज़ें चलती रहती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम बुक्स क्लोज कर रहे होते हैं, मतलब अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सो हम चेक करते हैं अपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब हमने जो अकाउंटिंग एंट्रीज की है, हमने अपनी बुक्स में जो बैंक का खाता बनाया है, वो हम चेक करते हैं बैंक अकाउंट अपना। ओके, हम उसमें देखते हैं कि हमारे अकाउंट में होना चाहिए जी 2 लाख रुपए। फिर हम देखते हैं अपनी बैंक की पासबुक। अब ये पासबुक क्या होती है? पासबुक होती है बच्चों हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो बैंक के पास है, जो बैंक ने बनाया है। मतलब पासबुक का मतलब क्या है? बैंक की बुक्स में हमारा जो अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट को बोलते हैं हम पासबुक। आई थिंक आप सब लोगों ने पासबुक जरूर देखी होगी। आपके घर में सेविंग अकाउंट आपके मम्मी पापा का या खुद का भी होता होगा यार, आजकल वो पुरानी बातें नहीं रही। अगर आप 18 ईयर्स या उससे ऊपर हो तो आपका भी डेफिनेटली बैंक में अकाउंट जरूर होगा। तो जो उसकी पासबुक उसकी जो कॉपी होती है ना, वो एक कॉपी होती है, उसके अंदर लिखा होता है कि आपने इतना रुपया जमा करवाया, ये निकलवाया, वो निकलवाया, उसको बोलते हैं बच्चों पासबुक। हमारा जो मोटिव है इस चैप्टर का, हमारा मोटिव है कि उस पासबुक के जो बैलेंस है, अब मान लो उस पासबुक में दिखाया हुआ है 1.5 लाख, आपकी बुक्स में आ रहा है 2 लाख, तो 50 का डिफरेंस हो गया ना। तो वो डिफरेंस किस वजह से है, ये हम डील करेंगे इस चैप्टर में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। सो एक बार प्रैक्टिकली हम इस चैप्टर को प्रैक्टिकली रखते हैं। तो आप अपने घर में जो पासबुक है, एक बार आप उसको खोलिएगा, उसको देखिएगा कि उसमें एंट्रीज किस तरह से लिखी जाती है। नॉर्मली जैसे हम अकाउंट बनाते हैं, बैंक उस तरह से प्रेजेंट नहीं करता, डेबिट से क्रेडिट साइड ऐसे अलग अलग से नहीं दिखाता। वो एक ही मतलब उसमें जैसे क्या करता है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ फॉर्मेट। जैसे उसके मान लो यहाँ पे लिखी होती है बच्चों डेट के बाद वो कोई अपना कोड यूज़ करते हैं बैंक वाले। बैंक स्टेटमेंट में तो आता है, पासबुक में वो कई बार नहीं आता। वो यहाँ पे अपना कुछ कोड यूज़ करते हैं, वो उनका इंटरनल होता है, उसका मैं डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद लिखा होता है बच्चे पर्टिकुलर्स, इसमें ट्रांजैक्शन की डिटेल दी होती है कि हम कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। उसके बाद लिखा होता है विड्रॉल्स या फिर डेबिट या क्रेडिट वर्ड भी लिखा होता है कई बैंक्स का, और लास्ट में लिखा होता है बैलेंस। तो हम अकाउंट कैसे बनाते हैं? हम तो ऐसे बनाते हैं, हमारा तो ये फॉर्मेट रहता है बनाने का अकाउंट्स। लेकिन बैंक कैसे बनाता है? डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट या क्रेडिट, और आपका अल्टीमेट बैलेंस कितना बचा। सही है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, काफ़ी अच्छा सिस्टम है ये भी। सो हमें क्या देखना होता है लास्ट में कि हमारा बैलेंस कितना बचा, और अपने इस बैलेंस को हमने मैच करना होता है अपने इस बैलेंस से। सो इसके बीच में जो दूरियां हैं वो हमने कम करनी है बच्चों। सो ये दूरियां कैसे कम करेंगे और ये दूरियां आती क्यों है, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी इस क्लास में। सो चलिए शुरू करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन का मैंने आपको बता दिया था कि ये इसका मीनिंग क्या है और है क्या चीज़ ये। सो सबसे पहली बात कि बैंक की जो पासबुक होती है हमारी, और जो हमारी कैश बुक होती है, बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम या बैंक अकाउंट, अपनी बुक्स में जो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, उसके बीच में डिफरेंस आने के कारण क्या है। एक बार आप सोचिएगा क्या क्या हो सकते हैं। तो
दो रीजन है बच्चों, सिंपल सी बात, टाइमिंग रीजन या फिर एरर, दो ही हो सकता है भाई। या तो मतलब जैसे क्या हुआ कि आप बैंक में एक चेक डिपॉजिट करवा के आए, आई थिंक आप लोगों को इसका थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा बच्चों, ये मानते हुए कि आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में कम पता है। ये उन लोगों के लिए जिनको हो सकता है ना पता हो, आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, आपका रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। देखिए, हमारे पास चेक आया किसी पर्सन से, मान लो हमने किसी पर्सन को XYZ को गुड सेल किए थे और उसने हमें चेक दिया और हमने वो चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लूँ या फिर मैं एक साइड में बना लेता हूँ अलग से पेज। देखिए, मान लो कोई XYZ अकाउंट पर्सन है, नाम रख लेते हैं हम उसका, क्या रखें, मिस्टर राहुल, चलिए राहुल रख लेते हैं। मिस्टर राहुल को हमने गुड सेल की तो बच्चों हमने इसको, इसकी बुक, अपनी बुक्स में इसकी क्या एंट्री डाली होगी बच्चों, थोड़ा सा ना स्टाइलिश मेरे को कम चलाना आता है तो थोड़ी लाइन वाइन टेढ़ी हो जाती है। हमने राहुल को गुड सेल की बच्चों, क्या एंट्री डाली होगी, राहुल अकाउंट को डेबिट टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट होती है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, टू सेल्स। मान लो हमने इसको गुड सेल की 2 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा जी, साथ ही साथ हम नीचे एक अकाउंट बनाएंगे अपना, बैंक अकाउंट। ये हमारी बुक्स है बच्चों, बैंक अकाउंट मतलब हमारी बुक्स। ठीक है, अच्छा मैं मान रहा हूँ कि बैंक में कोई बैलेंस नहीं है। अब राहुल से हमें मिला एक चेक, तो राहुल से चेक मिला होगा तो हमने एंट्री क्या डाली होगी, बाय बैंक। सपोज हमने इससे 50,000 रुपये का एक चेक मिल गया। ठीक है, अब ये चेक हम क्या करेंगे, हम बैंक में जमा करवाएंगे, और बैंक में जमा करवाएंगे तो एंट्री क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा टू राहुल। ठीक है, क्योंकि ये सेम डे चला जाता है बैंक में। कितना, 50,000 रुपये, ये मैंने एंट्री डाल दी। अब ये आज की डेट है, आज का डेट है, आज है 24/5, ये 24/5 की डेट है। मैंने आज की डेट में बैंक में जमा करवा दिया पैसा, तो अब मैं नाच रहा हूँ कि देखो देखो मेरे अकाउंट में क्या है, 50,000 रुपये हैं। इधर बैंक भी बैठा है अपना अलग से, यहाँ पे बैंक है, और बैंक अपनी क्या बनाएगा, पासबुक। मैंने बताया था कि हमारी और कोई एंट्री नहीं है, तो अब पासबुक में क्या ये एंट्री आ रही होगी आज के दिन, नहीं, हमारा बैलेंस कितना हो रहा होगा, 0। मैं क्या किया, मेरे पास जैसे चेक आया मैं बैंक में गया दौड़ता हुआ, मैंने बैंक के ड्रॉप बॉक्स में या फिर जो वहाँ पे कैशियर बैठा होता है मैंने उसको दिया कि ये लीजिए सर, ये चेक लीजिए और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कीजिए। कैशियर ने आपसे चेक लिया और आपके अकाउंट में उसको एंट्री उसकी पास की। क्या एंट्री पास करती है, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, नहीं, वो उसको रियलाइजेशन के लिए सेंड करेगा। अब आपने अपनी पासबुक उठाई और पासबुक में देखते हो एंड बैलेंस क्या है, 0, और आपके जो बैंक अकाउंट में उसमें बैलेंस क्या रहा है, 50,000। ये तो दूरियां बढ़ गई बच्चों। हमने एंट्री कब डाली, 24/5 को, लेकिन बैंक क्या करेगा, बैंक उस चेक को भेजेगा, जिस बैंक का वो चेक है उसको रियलाइज करने के लिए। अब मान लो बैंक कितने सारे हैं बच्चों, बहुत सारे बैंक है, PNB है, HDFC है, ICICI है, बहुत सारे बैंक है। अब मान लो PNB के पास हमारा अकाउंट है, अब हम उसको चेक दे के आ रहे हैं ICICI बैंक का, तो ICICI के पास भेजेगा पहले कि ये आपका चेक आया है, हमारे पास इसका पैसा दो हमें। बच्चों ये सिस्टम होता है, वो पूरी प्रोसेस क्या रहती है, उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक हमारा चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे कि वो पूरी की पूरी डिटेल क्या रहती है, क्लियरिंग की क्या रहती है, क्लियरिंग हाउस क्या होते हैं, वो सब बातें हम वहाँ पे डील करेंगे। सिंपल सी बात ये है कि 24 मई को अगर हमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो ये 24 मई को हमारे अकाउंट में नहीं आएगा बच्चों, ये आएगा थोड़ा सा लेट। ठीक है, ये थोड़ा सा लेट कब आएगा, ये 26 या 27 तक हमारे अकाउंट में आएगा। अब 27 मई को बैंक एक एंट्री डाल देगा, कैसे कि जो आपका चेक नंबर था, सपोज चेक नंबर था आपका 00187, उसके आपके अकाउंट में आ गए हैं 50,000 रुपीज़। तो आपका बैलेंस अब दिख रहा होगा 50,000 रुपीज़। तो देखो हमने एंट्री डाली 24 को, बैंक में पैसा आया 27 को। ठीक है, तो एक छोटा सा टाइमिंग डिफरेंस आ गया ना। अब हो सकता है, अब मान लो ये 24/5 ना होके
मैं कहता जी ये एंट्री कब की है आपकी, ये एंट्री है मान लो 29/3 की। अब 29/3 की है मतलब 29/3 की है, 29 मार्च की है अगर एंट्री ये, तो 31 मार्च को तो हमें बुक्स क्लोज करनी होती है। अब 31 मार्च को क्या ये आएगी, 31 तक तो नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है जो लास्ट वर्किंग डे होता है उस दिन बैंक भी अपनी छुट्टी करता है अपनी बुक्स क्लोज करने के लिए। सो एंट्री आएगी मान लो ये 2 अप्रैल को। तो हमारी बुक्स में देखो हम कह रहे हैं कि 50,000 रुपये हमारा बैंक में बैलेंस है, और जो बैंक की स्टेटमेंट आएगी जो पासबुक आएगी उसमें दिखेगा बैलेंस 0। तो ये तो दूरियां बढ़ गई ना बच्चों, वही वाली बात होगी, दूरियां बढ़ गई है। तो सो दूरियों को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब जब हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे जी ये देखो ये जो 0 बैलेंस आ रहा है इसमें एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ है 50,000 का, और ये अभी तक हमें रियलाइज़ नहीं हुआ है, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। अब ये देखो ये अगर इसमें 50,000 जोड़ दूँ ना मैं, तो मेरा बैलेंस 50,000 आ जाएगा और ये इससे मैच कर जाएगा मेरी बुक से। तो हमारा पर्पज़ क्या होता है बच्चों, या तो अपनी पासबुक को कैश अकाउंट जो हमारा कैश बुक का कॉलम होता है बैंक कॉलम उससे मैच करवाना, या कैश बुक के बैलेंस को अपनी पासबुक से मैच कराना। मतलब हम कोई भी एक बैलेंस उठाएंगे और दूसरे के पास जाएंगे। अब सिंपल सी बात है यार, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे के पास जाएगा जब भी तो दूरियां कम होएगी ना। तो चाहे वो बैंक की पासबुक वाला बैलेंस कैश बुक वाले बैलेंस के पास आए, या कैश बुक वाला बैलेंस बैंक की पासबुक वाले बैलेंस के पास जाए, दूरियां तो बच्चों मतलब दो केस में से एक में ही कम होगी। अच्छा जी, हमने ये पढ़ा किस चीज़ का, ये टाइमिंग डिफरेंस है। ये कई सारे होते हैं, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद आते हैं जी डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू एरर्स। हाँ जी, ये है आपका एरर, गलती के कारण भी तो डिफरेंस आ जाएगा। अब एक तो डिफरेंस मैंने ये बता दिया आपको, ये सबसे आसान डिफरेंस था, बहुत सारे हैं हमारे। अब आपने कर कोई गलती कर दी, मतलब जैसे कि आपने टोटल गलत कर लिया, आप टोटल कर रहे थे 2 और 4 7, आपने 2 और 4 को 7 जोड़ दिया, मतलब 2,000 और 4,000 की 2 एंट्रीज थी उसने, आपको आपने उसको मैनुअली जब काउंट कर रहे थे तो आपको डिफरेंस आ गया 1,000 का। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसको तो ढूंढो गलतियाँ और ठीक करो भाई। जब आप करोगे बुक्स को मैच करोगे फाइनल काउंट्स बनाओगे, गलती तो मिल जानी है उस टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो कंपनसेटिंग एरर नहीं होगी तो हम आई थिंक आपने कंपनसेटिंग एरर के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन ये चीज़ तो पता चली जाएगी ना कि आपका बैंक का जो बैलेंस है और आपका जो कैश बुक का बैलेंस है क्यों मैच नहीं कर रहा। ये डिफरेंस तो आप आसानी से पता लगा लोगे, क्योंकि वो एंट्रीज आप चेक करोगे, बैंक आपकी कैश बुक में वो एंट्री मिलेगी नहीं, तो जो फ़र्क होएगा वो आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, एरर के कारण भी आपका डिफरेंस आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अपना बैंक पासबुक के बारे में। मैंने बता दिया कि जो हमारा अकाउंट बैंक के पास है उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको बोलते हैं पासबुक, और ये आपने आज घर पे अपनी पासबुक खोल के देखनी है। उसमें किस तरह की एंट्रीज है, किस एंट्रीज को बैंक क्या लिख रहा है, इंटरेस्ट को बैंक क्या लिख रहा है, उसके आगे क्या वो नोटेशंस यूज़ कर रहा है, किस तरह के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, एक बार अपने मतलब नज़रों से ज़रूर निकालना बच्चों, आपके लिए चैप्टर समझना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ये आपका बैंक जो बैंक की पासबुक है वो इस तरह से दिखती है। सबसे पहले लिखी होती है क्या, डेट। मैंने बताया था ना कि हमारे अकाउंट्स होते हैं ये उस तरह से नहीं होती, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सबसे पहले लिखी होगी डेट, उसके बाद लिखा होता है पर्टिकुलर्स में क्या होगा कि आपने विड्रॉ किया है, डिपॉजिट करवाया है, कोई चेक डिपॉजिट करवाया है, किसी को नेफ्ट करवाया है, आरटीजीएस करवाया है, आपको इंटरेस्ट मिला है, आपको डिविडेंड मिला है, आपने किसी और थर्ड पर्सन को कोई पेमेंट की है, किसी भी तरह की जो ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल लिखी होती है आपके बच्चों पर्टिकुलर्स में। उसके बाद लिखा होता है विड्रॉवल, आपने जो किए हैं। अब अगर विड्रॉल का मतलब ये नहीं कि आपने कैश विड्रॉ कर लिया, अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को भी ट्रांसफर किया है पैसा तो वो भी विड्रॉल में ही लिखा जाता है। और डिपॉजिट का मतलब आपने जो डिपॉजिट करवाया, चाहे कैश करवाया, चाहे चेक करवाया, चाहे आपकी किसी थर्ड पर्सन से पेमेंट आई हो, वो आती है डिपॉजिट में। फिर उसको बताते हैं कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, मतलब बैंक अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि कोई ट्रांजेक्शन डेबिट है या क्रेडिट है। उसके बाद वो बताएगा आपका अल्टीमेट बैलेंस कितना बचता है इन ट्रांजेक्शन्स के बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो रिकन्सिलेशन किस किस चीज़ के होती है बच्चों, अभी मैंने बताया कि दूरियां किसके बीच की बिटानी होती है, दुनिया में डालनी होती है, एक तो कैश बुक की और एक होती है पासबुक की। पासबुक का मतलब हमारा अकाउंट विद बैंक और उसकी स्टेटमेंट, और कैश बुक मतलब हमारी बुक्स में बैंक का अकाउंट। ठीक है,
हाँ जी, उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस क्या है बैंक स्टेटमेंट मिलाने की। ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है बच्चों, बाद में इसको देखेंगे। अभी मैंने वैसे बता दिया कि हमें बुक्स मिलानी होती है। बुक्स बैलेंस ही मैच नहीं करेंगे तो यार क्या हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हैं वो रिलायबल होंगी? क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर सकती है? नेवर। उसके बाद बच्चों आएगा आपका कॉजेज ऑफ डिफरेंस। रीज़न क्या है? एक छोटा सा पॉइंट है, आप एक्सपेक्ट कीजिए 2 से 4 मार्क्स में मे भी आपसे कभी पूछा जाए। मतलब एक अच्छा पॉइंट है ये बच्चों, याद करने के लायक थ्योरेटिकल में। पहली बात मैंने बताया कि टाइमिंग डिफरेंस आ गया। हमने किसी व्यक्ति को चेक इशू किया, हम एक बिजनेस चला रहे हैं, हमने किसी व्यक्ति से माल परचेज किया था, हमने 29 ऑफ मार्च का, अच्छा अब मैं जो एग्जांपल लूँगा बच्चों टाइमिंग डिफरेंस के लिए वो 29 ऑफ मार्च के लूँगा, सो दैट कि 31 ऑफ मार्च को हमारा वो डिफरेंस दिखे, क्योंकि हम बुक्स कब क्लोज करते हैं, फाइनेंशियल ईयर हमारा कब एंड होता है? 31 ऑफ मार्च। हमने किसी पर्सन एक्स से माल परचेज किया था, गुड्स परचेज की थी, और हमने उसे दिया क्या? चेक। हमने कब इशू किया चेक? 29 ऑफ मार्च को। अब हो सकता है मिस्टर एक्स ने वो चेक 29 मार्च को प्रेजेंट ना किया हो, या फिर 5-4 दिन बाद उसने बैंक में प्रेजेंट किया हो, किसी काम में बिजी हो और चेक बैंक में डिपॉजिट ना करवाया हो सकता है, क्योंकि चेक की वैलिडिटी कितनी होती है? 3 मंथ्स की। 3 मंथ्स में कभी भी लगा सकते हैं। जो मिस्टर एक्स थे उन्होंने चेक लगाया नहीं, 31 मार्च को वो पैसा हमारे अकाउंट से कटा नहीं, तो हमारे अकाउंट में बैलेंस क्या आएगा? थोड़ा सा हाई आएगा, जितनी अमाउंट का वो चेक है उससे ज़्यादा दिखेगा। तो रिकन्सिलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस अमाउंट को घटा के दिखाना पड़ेगा, उस अकाउंट को माइनस करके दिखाना पड़ेगा उस अमाउंट को। ठीक है, हम डिटेल में करेंगे बच्चों, नो डाउट कि ये आप ये मत समझिए ये थ्योरेटिकल है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल है। मैं जस्ट आपसे थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस है। टाइमिंग डिफरेंस है, ट्रांजेक्शन डिफरेंस है। ट्रांजेक्शन चलो मैं एक बार आपको बात करता हूँ। दूसरी हमने पढ़ी थी कि एरर है। देखो एरर होगी ना बच्चों, नॉर्मली बैंक की बुक्स में एरर बहुत रेयर चांस है कि हो, क्योंकि बैंक्स की जो एंट्रीज होती है वो उसमें डबल ऑथराइजेशन सिस्टम होता है। इनफैक्ट 2 लाख से अगर ऊपर की एंट्रीज हो तो ट्रिपल ऑथराइजेशन होता है। एक पर्सन उसको एंट्री कोड डालता है, दूसरा बंदा उसको पोस्ट करता है, तीसरा बंदा उसको वेरीफाई करता है। तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होता है। लेकिन जो हमारा बिजनेस है, अगर मान लो बिजनेस हमारा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और मैनुअल अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि हम कोई एरर या गलती कर दें। और मतलब ह्यूमन नेचर है बच्चों, गलती किसी से भी हो सकती है। अब हर व्यक्ति मतलब सीए थोड़े ना अफोर्ड कर सकता है। आप मतलब अपनी वैल्यू समझिए। देखिए अगर कोई ये कम क्वालिफाइड या जिस बच्चे ने क्लास में मिस की हुई है और वो बच्चा अगर अकाउंटेंट बन जाता है तो वो क्या करेगा? वो गलतियाँ करेगा ना बच्चों। तो इसलिए ध्यान से, अगर आपने कोई गलती की है बुक्स को बनाते टाइम, तो उस गलती को आपको मतलब ढूंढना होगा, स्पॉट करना होगा, उसके बाद ही उसकी आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ चैप्टर है पूरा यार हमारे, मतलब उसमें हम ज़्यादा नहीं तो आई थिंक 30 to 35 टाइप्स की गलतियाँ पढ़ेंगे, किस टाइप की गलतियाँ होती हैं। एक आता जो ट्रांजेक्शन डिफरेंस होता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है जो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। जैसे अब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, क्या आप खुद अपनी उससे उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके अपनी बुक्स में एंट्री डाल सकते हो? नहीं, हम नहीं डालते, नहीं कभी हम डाल सकते उसको। बैंक आपका डे टू डे जो बैलेंस होता है उसके बेस पे, डेली आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बेस पे जो परसेंट बैंक देता है, ऑफर करता है, सपोज वो 4% या 6% आई थिंक सेविंग बैंक अकाउंट पे दे रहा है फिलहाल, उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। और ये कब होती है क्रेडिट एंट्री? ये 31 को होती है। कुछ बैंक क्वार्टरली देते हैं, कुछ बैंक 6 मंथ में देते हैं, और आई थिंक सभी क्वार्टरली फिलहाल तो देने लग गए हैं। मेरे पास आईसीआईसी बैंक है जैसे मेरा, वो क्वार्टरली इंटरेस्ट मुझे देता है। हर क्वार्टर की लास्ट डेट को मेरे अकाउंट में एक एंट्री आ जाती है, मेरी बुक्स में एक एंट्री आ जाती है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड, या जो भी आपका बैंक में एक एंट्री दिख जाती है कि ये इंटरेस्ट आपका इस पीरियड से इस पीरियड का आपकी बुक्स में डल गया है। तो उस इंटरेस्ट की हमें तो कोई नॉलेज नहीं है, वो तो हम स्टेटमेंट देखेंगे तब भी पता चलेगा ना। उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स डिफरेंस। कुछ हो सकता है कि आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि आप मेरा बिजली का बिल पे कर दो, या फिर कोई भी और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दो। कोई भी इस तरह की जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती है बैंक को दी हुई होती है, हम दे सकते हैं। प्राइवेट बैंक तो खासकर बड़ी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हमें देते हैं। तो जो आपकी रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस है, आप उसके लिए हो सकता है बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दो कि आप मेरे ये जैसे ही ड्यू हो आप इनकी पेमेंट करोगे। उन कई बार एक्सपेंसेस की भी जो ट्रांजेक्शन्स होती है उनकी डिटेल्स हमें बैंक स्टेटमेंट को देखने के बाद ही पता चलते हैं। ठीक है, तो इस जो ट्रांजेक्शन डिफरेंस है
इसमें हम उन सब चीज़ों को डील करेंगे जो कि ऑटोमेटिक हो गई है अपनी। अब कोई पर्सन है वो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आके किसी ने पैसे जमा करवा दिए, ठीक है, तो क्या आपको पता चलेगा? हमें बताया ही नहीं मान लो उसने, ठीक है, और हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए। आप लोग जो जैसे कुछ बच्चे हो, आप अपने घर से दूर हॉस्टल वगैरह में रहते हो और आपके मतलब जो पेरेंट्स हैं वो आपके अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं, कई बार बिना बताए भी डलवा देते हैं, और जब आप स्टेटमेंट देखते हो तो पता नहीं चलता कि अरे ये पैसे भी आए हुए हैं, होता है ऐसा। सो ये होता है ट्रांजेक्शन डिफरेंस, जब ट्रांजेक्शन्स का आपको पता ही नहीं है और आपके अकाउंट में हो चुकी हैं वो। उसके बाद बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे, डिफरेंस किस कारण से अराइज होते हैं? सम ऑफ द आइटम्स दैट फ्रीक्वेंटली कॉज ए डिफरेंस। मतलब आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, वो इन्हीं सब बातों पे होगा बच्चों की दिस वन, कि वो कुछ डिफरेंस देगा आपको। सबसे पहले आपको एक बैलेंस बताया जाएगा कि कैश बुक में आपका बैलेंस है इतना, और कुछ ये ट्रांजेक्शन्स हुई है हमारी जो कि हम रिपोर्ट नहीं कर पाए, और उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि एज पर पासबुक हमारा कितना बैलेंस होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपको पासबुक का बैलेंस दे दे और कुछ ट्रांजेक्शन्स बताए और आपसे अल्टीमेटली पूछे कि बताइए कि हमारी कैश बुक में कितना बैलेंस होना चाहिए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछ लो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब है तो दो पॉकेट्स ही ना यार, एक तो ये बैंक वाली पॉकेट और एक हमारी खुद की पॉकेट। अब इसमें से अगर कम बैलेंस है तो क्यों है, इसमें कुछ दिक्कत होगी, अगर इसमें कुछ दिखते हैं तो इसको मतलब इन दोनों को यार पास लेके आना है हमें। हम इसको क्या बोलेंगे? बैंक रिकन्सिलेशन। सो फर्स्ट थिंग, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर आपके क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, ये शायद कम से कम 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा ये चैप्टर आपके, जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। मतलब 10%, एक चैप्टर 10% कवर कर रहा है, छोड़ना मत इस चीज़ को बिल्कुल। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हाँ, सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस क्या है बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया था, क्या था? चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हमने किसी पर्सन एक्स को चेक दिया, कब दिया? 25 मार्च को। हमने राहुल को चेक दिया 25 मार्च को, राहुल ने अपने बैंक में लगाया नहीं वो चेक, तो क्या हमारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा? अब सिंपल सी बात है यार, हमारे अकाउंट से पैसा कब कटेगा? जब वो चेक हमारे बैंक के पास आएगा फॉर पेमेंट, फॉर कलेक्शन। सो हम उस राहुल ने अपने घर पे रख के बैठा है, तो क्या मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो क्या होगा बच्चों, अगर हमने किसी पर्सन को चेक दिया और उस पर्सन ने वो चेक बैंक में लगाया ही नहीं, तो डिफरेंस आ जाएगा। अब कैसे होएगा डिफरेंस? देखिए, जैसे मान लो हमारा जो बैंक का अकाउंट है वो कैसे दिख रहा होगा? ये हमने बनाया बैंक अकाउंट, और इस बैंक अकाउंट में हमने जैसे ही हमारे पास कोई चेक आया होगा, सॉरी जो हम इशू करने की बात करते हैं, तो जैसे ही हमने कोई चेक इशू किया होगा बच्चों, हमने क्या एंट्री डाल दी होगी? अब जैसे मान लो हमने राहुल को चेक दिया है, तो हमने एंट्री क्या डाली होगी? बाय राहुल। ठीक है, सिंपल सा, ये तो आप लोग यार बस नहीं करते आ रहे हो। बाय राहुल हमने क्या लिखा होगा? 50,000। लेकिन एक बात बताओ यार, जब तक राहुल इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करेगा, तो क्या हमारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो हमारी पासबुक में जो हमारा पासबुक है उसमें सपोज 50,000 ही बैलेंस था हमारा पॉजिटिव, तो ये अभी भी 50,000 ही आ रहा होगा, क्योंकि जब तक ये चेक हमारा बैंक में नहीं जाएगा तब तक हमारे बैंक का बैलेंस है वो कम नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा रिकन्सिलेशन करने के लिए? रिकन्सिलेशन करने के लिए सिंपल सी बात है, पासबुक है, बैलेंस कितना आ रहा है? 50,000। हम कहेंगे कि देखो हमने एक चेक इशू किया हुआ है 50,000 का, और उस चेक के अगर जब ये बैंक में आ जाएगा तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं कि सपोज, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, सपोज हमें किसी से चेक मिला, ठीक है, मान लो मैं लिखता हूं एक चेक अमाउंटेड टू रुपीज, ये आपकी है ना जो एग्जाम होगा उसमें इसी तरह से बात लिखी हुई, एक चेक अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख
डिपॉजिटेड इन बैंक, हमने तो डिपॉजिट करवा दिया क्योंकि हम राहुल की तरह आलसी नहीं है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नोट कलेक्टेड येट। कलेक्टेड किसमें हो सकता है वर्ड बच्चों आपको मिल जाए कि नोट रिसीव्ड, कुछ इस तरह वर्ड मिल जाएगा आपको कि जो हम हमारे पास चेक आया था 1 लाख रुपए का, हमने तो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट हमें नहीं मिली है। तो जैसे ही हम अपनी जो बैंक अकाउंट हमने बनाया होगा, हमने कैसे लिखा होगा, हमने बैंक अकाउंट बनाया और जैसे ही हमारे पास पैसे वो चेक रिसीव हुआ होगा तो मैंने एंट्री क्या डाल दी होगी। सपोज हम बात कर रहे हैं 29 मार्च की, हमने एंट्री डाल दी होगी टू मिस्टर एक्स, क्या कि हमें 1 लाख रुपए का चेक मिल गया चीज से। लेकिन बैंक की जो पासबुक होगी, हम मेरा वही एग्जांपल कि मान लो बैंक में हमारे पहले कोई बैलेंस था नहीं, तो बैंक की पासबुक में अभी भी बैलेंस कितना आ रहा होगा, 0। क्यों? क्योंकि ये चेक कलेक्ट नहीं हुआ ना बच्चों। ये चेक मैंने 29 मार्च को डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो बैंक भी 2 या 3 दिन लेते हैं उस चेक को उस चेक की कलेक्शन करने के लिए। तो ये चेक आया सपोज 2 अप्रैल को मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए, तो क्या 31 मार्च का बैलेंस चेक कर रहे हैं ना हम, तो 31 मार्च को हमारे तो अकाउंट में बैलेंस है 0, लेकिन ये दिखा रहा है 31 मार्च को 1 लाख रुपए। तो ये डिफरेंस आ गया, ये दूरियां होगी। हम दूरियों को कैसे मिटाएंगे बच्चों, या तो इस बैलेंस को इसके पास लेके जाएंगे या बैलेंस इस 0 को इसके पास लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे अब हम करेंगे ये कि मैं कहता हूँ देखो, हमारे पास एक चेक आया था 1 लाख रुपए का, हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया लेकिन अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसको घटा देते हैं 1 लाख। तो अब ये देखो, अब ये 0 आ गया ना, अब ये इससे मैच कर गया। और अगर मान लो हमें इस बैलेंस को इससे मैच करना हो तो क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो जी हमारा बैलेंस है 0, हमने एक चेक डिपॉजिट करवाया हुआ है 1 लाख का, जैसे ही ये चेक डिपॉजिट होएगा मतलब कलेक्ट हो जाएगा, हमारे अकाउंट में बैलेंस हो जाएगा 1 लाख रुपए, दोनों मैच हो जाएंगे। तो यार मतलब चाहे आपको 0 से 1 लाख को मैच करवाना हो, चाहे 1 लाख को 0 से करवाना हो, ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जब हम बाद में डिस्कस करेंगे तो हो सकता है हमारे पास 10-12 पॉइंट्स हो एक साथ। सो कोई घबराने वाली बात नहीं है, होता अल्टीमेटली यही है, कुछ नहीं होता इसमें, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो 2 पॉइंट थे ये हमारे कि चेक हमने किसी को दिया है या हमारा चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद बच्चों आता है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो हमसे पूछ के थोड़ी ना देते हैं यार वो कि मिस्टर अमित मैं आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा आपके इंटरेस्ट दे रहा हूँ आपको, आप एंट्री डाल दीजिए। नहीं, हमें जो उसकी बैंक की जो पासबुक होती है उसे देखने के बाद पता चलता है कि अरे बैंक ने तो इंटरेस्ट दिया है मुझे। वैसे आप तो 2-4 रुपये ही है बच्चों, क्योंकि हमारे अकाउंट में भी ऐसे पैसे होते हैं 2-3 हज़ार रुपये, ठीक है। सो हाँ, आप लोगों के जो बैंक अकाउंट्स है वो बच्चों उसमें एक अच्छा हैंडसम अमाउंट बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा होगा, सो आप उसमें जरूर देखिएगा, ठीक है। तो क्या होता होगा, जब बैंक आपको इंटरेस्ट देता होगा तो क्या एंट्री होती होगी बैंक की, आपके जो बैलेंस आपका बढ़ गया होगा उतना। अब जैसे मान लो ये इसमें दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, देखो इसमें देखो आप कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपका पहले 10,000 रुपये बैलेंस था, 1,000 रुपये बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया और ये बैलेंस कितना हो गया 11,000 रुपये, 11,000 रुपीज। लेकिन क्या ये एक 1,000 की एंट्री आपने की होगी? नहीं। ये देखो आपकी बुक्स में कितना बैलेंस आ रहा है, 10,000 ये 10,000 ये, तो अब क्या करोगे, अब डाल लो यार एंट्री, ये तो जेन्युइन है, आपको पैसा मिल ही चुका है, तो अब क्या करोगे रेक्टिफिकेशन के लिए या फिर जो रिकंसिलेशन उसके लिए क्या करोगे आप कैश बुक में एक एंट्री डाल दोगे, क्या लिख दोगे, टू इंटरेस्ट कितना 1,000 रुपये, तो क्या हो जाएगा बैलेंस 11,000 हो जाएगा। और रेक्टिफिकेशन हम कैसे दिखाएंगे कि देखो जी हमारा था कैश बुक में बैलेंस कितना था 10,000 रुपये, प्लस में क्या हुआ बैंक ने दिया हमें इंटरेस्ट कितना 1,000 रुपये, तो हमारा टोटल बैलेंस कितना हो गया 11,000 रुपये। और ये बैलेंस क्या है एज पर पासबुक, सिंपल, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई, हाँ जी, कुछ इंटरेस्ट और एक्सपेंस होते हैं बच्चों जो कि बैंक उसकी एंट्रीज करता है, हमें इस चीज़ का भी नहीं पता चलता। अब अरे अभी तक तो हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, बैंक इंटरेस्ट कैसे ले सकता है हमसे। तो एक बात बता दो बच्चों कि बैंक इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट पे, ठीक है, लेकिन हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें खुलवाना पड़ता है करंट अकाउंट। तो यार सेविंग अकाउंट पे तो इंटरेस्ट हमें मिल गया तो उसकी भी डिफरेंस आ जाता है। अब मान लो अच्छा करंट अकाउंट पे चलो ठीक है, इंटरेस्ट कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। बैंक ने हमें दे दी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट आपने पढ़ा होगा प्लस उनमें क्या कहते थे कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है, सपोज आपके अकाउंट में पैसा है 1 लाख रुपए और बैंक आपको कहता है जी आप
इस 1 लाख से ज़्यादा रुपए निकाल सकते हो। सपोज आप वो कहता है कि आप है ना 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है यार कि अगर मान लो आपकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, आपका बैंक में काफ़ी पुराना अकाउंट है, आप अच्छा खासा पैसा भी रखते हो बैंक में, अच्छी ट्रांजेक्शन्स करते हो, तो बैंक आपको एक लिमिट दे देता है कि आप इस लिमिट तक पैसा निकाल सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स यार बैंक है, फ्री में तो देगा नहीं कुछ, तो वो उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो आप ओवर अमाउंट विड्रॉ करते हो, ओवरड्राफ्ट की अमाउंट विड्रॉ करते हो, उसके लिए बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो ये उस इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो ये इंटरेस्ट भी बैंक अपने आप लगाएगा, आपको थोड़ा ना पता चलेगा इसका। फिर आता है एक्सपेंस। कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं बैंक चार्जेस के नाम के होते हैं। जो फोलियो चार्जेस होते हैं, जो आपको चेक बुक देता है बैंक, उसके भी चार्जेस लेता है बैंक। आपकी ट्रांजेक्शन कर रहा है बैंक, नेफ्ट कर रहा है, आरटीजीएस वगैरह कर रहा है, उसके लिए भी बैंक चार्जेस लेते हैं। सो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी आपको पासबुक वगैरह देखने से ही पता चलेंगे, ऐसे पता नहीं चलेंगे। तो इनके कारण भी डिफरेंस अराइज हो जाता है। उसके बाद बच्चों आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब ये क्या होता है, मान लो आपने एक एफडी करवा रखी है बैंक में, तो उसका जो इंटरेस्ट है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आपको तो नहीं पता चलेगा, आप देखोगे पासबुक से भी पता चलेगा। या फिर आपके पास कोई सिक्योरिटीज है, डिवेंचर्स हैं आपके पास, बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर किसी कंपनी ने इंटरेस्ट दिया, वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो गया है। अगर आपका अकाउंट डीमैट से लिंक्ड है तो डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है बच्चों। सो वो जो इंटरेस्ट आया है उसकी एंट्रीज भी आपको पासबुक देखने के बाद पता चलेगी। तो इसके कारण भी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके हमें रिकंसिलेशन करनी पड़ती है। या फिर बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया आपके बिहाफ पे, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है और उस कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। आई थिंक आपको पता होगा डिविडेंड क्या होता है, शेयर्स के ऊपर मिलने वाली जो पेमेंट होती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो वो डिविडेंड भी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कुछ ना कुछ इसकी। ठीक है, ये देखिए जैसे इसने बताया कि डिविडेंड हमें कलेक्ट कितना हो गया, 2,000 रुपये। तो यहाँ पे तो हमारा बैलेंस हो गया 17, अब यहाँ पे 15। तो हम क्या करेंगे, हम रिकंसिलेशन दिखाने के लिए क्या करेंगे जी, कैश बुक में तो बैलेंस था 15,000, प्लस में 2,000 मुझे मिल गया डिविडेंड का, तो ये देखो ये अब मेरा हो गया 17,000, और ये 17,000 मेरा इस बैलेंस से मैच कर जाता है। ठीक है, उसके बाद आते ही बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दी आपके ब्याह पे। अब ऐसे कैसे कर देगा जी बैंक आपके अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट? कर सकते हैं, कोई कर सकता है यार, कई छोटी छोटी पेमेंट होती है बैंक कर देता है, जैसे कि ईएमआईज। पता होगा ईएमआईज का आपको, आपने बैंक से कोई पर्सनल लोन या फिर कोई कार लोन या किसी भी तरह का लोन लिया है, और आप उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स होती है उनको ईएमआई बोलते हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है बच्चों। मान लो वो 10,000 रुपये की ईएमआई है, वो आपकी एक पर्टिकुलर डेट पे ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाती है। तो वो पेमेंट भी बैंक ऑटोमेटिक करता है, आपसे पूछ के नहीं करता। ठीक है, अब आप एंट्री किसकी डालते हो बुक्स में? आप एंट्री वो डालते हो जो आप खुद जाके कहते हो, लो बैंक मैं आपको चेक देता हूँ, उसको पैसे ट्रांसफर करो। या फिर आप किसी पर्सन को चेक देते हो तो वो भी आप उसकी भी एंट्री कर लेते हो। तो ये जो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन होती है ना बच्चों, ये हमें कब पता चलती है, जब हम पासबुक देखते हैं कि अरे 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 ये ईएमआई भी कट गई क्या, अरे ये तो मेरे पैसे ले गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है बच्चों एलआईसी का प्रीमियम भी हो सकता है। ठीक है, एलआईसी की प्रीमियम आपका ऑटोमेटिक कट सकता है। तो कोई भी लोन हो या फिर कोई इस तरह के जो एक्सपेंस है जो ऑटोमेटिक डिडक्ट होते हो आपके अकाउंट से, तो उसके कारण भी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इनको बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट। या फिर एक आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो बैंक को कि हर डेट को इतना पैसा इस अकाउंट में चला जाए, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वो हमारा पार्ट नहीं है, मैं आपको ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद आता है बच्चों डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक। इनटू बैंक मतलब किसी बंदे ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, तो आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, आपको बताया नहीं। आपको कैसे पता चलेगा? पासबुक देखने के बाद। ये जो अगला पॉइंट है बच्चों, ये है बिल डिस्काउंटेड से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये मतलब एक बिट ऑफ सेकंड का बात है मेरे बताने के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं, आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हो समझने में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हमारे सिलेबस में है, हम डिस्कस भी करेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं मान रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। बच्चों क्या होता है, मैंने किसी व्यक्ति को माल बेचा, मिस्टर एक्स को मैंने गुड्स सेल की। ठीक है, अब उसने मुझे दिया एक बिल 10,000 रुपये का, लेकिन मुझे तो पैसे आज चाहिए थे। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक जी ये देखो मैंने मिस्टर राहुल से 10,000 रुपये लेने हैं, मुझे ये उसने बिल दिया है, आप एक काम कीजिए ये बिल रख लीजिए और 3 महीने बाद राहुल से पेमेंट ले लेना, आप मुझे आज ये पेमेंट दे दो। बैंक कहेगा अच्छा मैं 3 महीने बाद पेमेंट दूँ और तुम मुझसे आज ले जाओ, मेरा क्या फ़ायदा है भाई? बैंक तो हमेशा फ़ायदे की सोचेगा। तो बैंक कहता है देखो
मिथ मैं तुम्हें दूंगा 9,500 रुपीज़ और 500 रुपये रखूंगा ब्याज के अपने पास इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो 9500 रुपये आप मुझसे ले जाओ, मैं 9,500 लेके आ गया, मैं खुशी खुशी। अब क्या होएगा, 3 महीने बाद बैंक जाएगा राहुल के पास और राहुल ने मना कर दिया जी मैं तो नहीं करता पेमेंट, फिर तो वो बिल हो जाएगा डिसऑनर। तो जैसे ही बिल डिसऑनर होएगा बैंक आपके अकाउंट्स में एंट्री डाल देगा जी कि 10,000 रुपये ले आओ भाई। अगर अकाउंट में नहीं है तो वो आपका बैलेंस नेगेटिव कर देगा, अकाउंट में पैसा है तो आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा, ठीक है। तो ये जो बिल डिस्काउंट हो जाते हैं और सॉरी डिसऑनर हो जाते हैं, डिस्काउंटेड बिल, तो उसके कारण भी एक डिफरेंस आ जाता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, ये मैंने डिस्कस नहीं कर रहा है। उसके बाद आते जी कोई बिल बैंक ने आपके ब्याह पे कलेक्ट किए हैं तो उसका भी एक डिफरेंस अराइज हो जाता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हम बिल ऑफ एक्सचेंज में दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद बच्चों ये जो दिए हुए है ना, ये सब जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है, ये बता रहा है। तो ये मैं ना ऐसे थियोरेटिकली डिस्कस नहीं करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, उसके बाद ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपके साथ आज की क्लास में नहीं डिस्कस कर रहा, कल डिस्कस करूँगा। आप ये थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ बच्चों ये, हाँ ये पॉइंट था मैंने देखा था बुक में यार। ये है ना, तुम ऐसे कभी भी ये ऐसे सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट ये मत याद कर लेना यार प्लीज़। ये है ना चतुर्रामलिंगम वाले काम मत करना, ठीक है। आपको हर चीज़ समझ के करनी है। अगर ये चीज़ रटने बैठ जाओगे ना, मतलब होता है यार कई बच्चों का, खासकर, चलो मैं कमेंट नहीं करता यार गर्ल्स बॉयज पे, गर्ल्स है ना बड़ी जल्दी क्रैम कर लेती हैं, तो क्रैम नहीं करना है यार आपको कुछ भी। आपको क्या करना है, आपको समझना है। मतलब इनफैक्ट वैसे गर्ल्स ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, ठीक है, इस बात को भी ऑफेंड हो जाओ। सो यार क्रैम नहीं करना। मैं आपको मतलब अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। मेरे जो कई फ्रेंड्स थे वो क्रैम कर लेते थे यार, सीए में कामयाब नहीं हो पाओगे। 1% भी आपने क्रैम नहीं करना। थ्योरेटिकल तक चल जाता है, लो तक भी चल जाता है कि लो को चलो आपने रट लिया, वैसे तो समझ के करो उस चीज़ को भी। अगर आपने अकाउंट्स में 1% भी बच्चों क्रैम किया है ना, तो खुद को धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो क्रैम नहीं करना बिल्कुल भी। आज मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा मैंने काम करवाया, मैंने आपको क्या करवाया, कुछ थ्योरी आपको करवाई है। अब हम कल इसके 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। आपने थ्योरी अच्छे से पढ़नी है बच्चों। थ्योरी को पढ़ के आप अपने अगर नोट्स बनाना चाहिए बिल्कुल बनाइए, वेल एंड गुड है। मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपको नोट्स मिल जाएंगे। और कल वाली क्लास, जब हम कल ये क्लास लगाएंगे, आप जैसे इस क्लास को देखो, पहले आपको एक बार इस क्लास की रिवीजन अच्छे से करनी है। कल वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और ये जो आपका सिलेबस है अकाउंट का, मैं आपको गारंटी देता हूँ 60 मार्क्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 60 to 90 आप अपने एफर्ट्स लगाइए, थोड़े से आप खुद भी थोड़ा सा अच्छे से प्रेपरेशन करोगे, आपके 90 मार्क्स भी आ सकते हैं। अकाउंट्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बच्चों, आराम से आ जाते हैं मार्क्स, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं आज की डेट में, यार ये 60 मार्क्स लेना ना, ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बिल्कुल एवरेज बच्चे हैं, मतलब इंटेलिजेंस ही कोई खुद को सोचते हैं कि ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। 60 मार्क्स वो ले सकते हैं। जो बच्चे अकाउंट्स में अच्छे हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है यार, मैं कहता हूँ 90 मार्क्स लो, ठीक है। दिखाने के लिए हो जाता है, ठीक है, फाउंडेशन लेवल है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका उनको किसी को अपनी मार्कशीट दिखाओगे, ये देखो यार 90 मार्क्स लिए हुए हैं मैंने, यार बड़ा एक इफेक्टिव होता है। और सीए के मार्क्स वैसे तो ठीक है, सीए की प्रोफेशनल कोर्स से डिग्री होनी जरूरी होती है, मार्क्स आपके इतने मतलब मैटर नहीं करते। लेकिन अगर आपकी रैंक है, सपोज आप रैंक स्कोर कर जाते हो, तो रैंक तो यार ऑलवेज मैटर करती है, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आप मतलब पब्लिक आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, मतलब बढ़ती है उससे, ठीक है। सो मैं ये कहूँगा बच्चों कि आप रैंक के लिए तैयारी करो, ठीक है। ऐसे मतलब अकाउंट्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है यार, आपका लो है, लोअर अकाउंट्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टीचर्स हैं जैसे वो करवा सकते हैं, और टाइम बचता तो मैं भी करवा दूंगा, मुझे भी इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ है यार, मैथ मेरा वीक है, मैं मैथ में अच्छे से मतलब उसके जो कंसेप्ट है मैथ के, जो डेरिवेटिव वगैरह होते हैं वो मुझे नहीं आते, ठीक है। बाकी जो आपका रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह है, ये चैप्टर में मतलब मैं भी इनका एक्सपर्ट हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। सो आपको ये इसकी प्रेपरेशन अच्छे से करनी है बच्चों। हम मतलब अपनी स्ट्रेटेजी में आपको लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। और हमने बहुत जल्दी बनना है सीए साहब, लोग हमें क्या कहेंगे, सीए साहब। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।